नमस्कार साथियों। कल वाले वीडियो में हमने औद्योगिकरण के बारे में पढ़ा था और लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। तो आपके यूनिट 1 का अंतिम टॉपिक जो हमारा बचता है उसका नाम है राष्ट्रवाद एवं सार्वजनिक शिक्षा का राष्ट्रवाद में क्या महत्व है, क्या योगदान है, क्या भागीदारी इसके अंदर रही है, उसके बारे में बताना है। और ये जो प्रश्न है वो डीएलएड 2016, 2018, 2019 और 2020 में आ चुका है। तो जब भी राष्ट्रवाद का कोई प्रश्न आए तो आप इसी थ्योरी का उपयोग करें जो आपको यहाँ बताई जा रही है। तो आपको बिल्कुल सिस्टम से लिख के आना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सीरीज से या बुक से पढ़ रहे हो उसमें निबंध की तरह एक साथ लिखा हुआ है और आपको जो पेपर में लिख के आना होता है वहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखने हैं। और ये पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि चेक करने वाले को ये पता होना चाहिए कि चेक करने वाले को ये दिखाना हमें होता है कि जो आपने लिखा है क्या उसमें वो पॉइंट इंक्लूड हैं जो वो चेक करने वाला जानना चाहता है। तो इसलिए हम पॉइंट्स बना बना के लिखते हैं। और मेरा हमेशा यही पैटर्न रहता है। 2 वर्षों की मिला के मैंने 90% जो है मार्क्स अचीव किए। तो 90% कम नहीं होते हैं। 100% से मैं 100% जो हुए हैं उसमें से भी अगर 90% मैंने अचीव किए हैं तो ठीक ठाक मैंने अचीव किया है। उस हिसाब से मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो हम परिभाषा देखते हैं। पहले राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र निर्माण की एक ऐसी भावना जहाँ उसमें रहने वाले सभी सदस्यों को ये विश्वास हो कि वे एक दूसरे के साथ हैं, यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए बता दिया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जहाँ उस राष्ट्र के जो निवासी हैं वो इस विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ हैं कि वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे। तो यही चीज़ राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो एक काल्पनिक समुदाय करता है, ऐसा समुदाय जो अपने विचारों से बनाया गया है। तो मनुष्य जो है अपने विचारों को कई सारे मनुष्य अपने एक विचारों को प्रकट करते हैं। उस विचाराधीन प्रक्रिया को हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं, क्योंकि एक काल्पनिक समुदाय का कार्य करता है। तो व्यक्तियों के विचारों से राष्ट्र बनता है जहाँ सदस्यों में उसके प्रति विश्वास है, राष्ट्र के प्रति विश्वास है और उनकी आकांक्षाओं उन कल्पनाओं को राष्ट्र अपने अंदर समाहित रखता है। यानी राष्ट्र वो है जो लोगों की कल्पनाओं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरे और उनके विश्वास को बरकरार रखे, वो राष्ट्र है। और वो राष्ट्र कब बनता है? जब राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय यानी लोगों के विचारों से बना हो, जहाँ लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हो और एक दूसरे के सहयोग की भावना रखते हो। तो ये हमारा राष्ट्रवाद की परिभाषा हो चुकी है। अब अगला इसके अंदर आता है कि सार्वजनिक शिक्षा क्या है और सार्वजनिक शिक्षा का राष्ट्रवाद में किस प्रकार से महत्व रहा। तो सार्वजनिक शिक्षा जो है एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ प्रत्येक बालक बालिका विद्यालय में बिना किसी भेदभाव की शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी भेदभाव के बिना सभी को समान रूप से शिक्षा देने की जो व्यवस्था है वही सार्वजनिक सभी जन को ध्यान में रखकर की जाने वाली या दी जाने वाली शिक्षा होती है। शिक्षा प्राप्ति में बच्चों के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, भाषा हो या लिंग हो, किसी भी आधार पर यदि भेदभाव न हो और बिना भेदभाव के शिक्षा दी जा रही है तो वही सार्वजनिक शिक्षा कहलाती हैं। तो ये हो चुकी है सार्वजनिक शिक्षा की भी परिभाषा। अब हम ये देखते हैं कि जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है या जो ये है इसका राष्ट्रवाद में या राष्ट्र के निर्माण में क्या महत्व है। तो पहला महत्व हम देखते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है सार्वजनिक वाली या ये जो व्यवस्था है वो बच्चों के साथ भेदभाव को खत्म कर देती है या उसको कम कर देती है। तो हम देखते हैं कि जहाँ धीरे धीरे सार्वजनिक शिक्षा की पहुंच हुई है, जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई है, वहाँ सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से सभी को समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सार्वजनिक शिक्षा में ऐसे प्रयास किए जाते हैं जहाँ किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को ही अधिकार प्राप्त न हो, सबको जनसाधारण को भी जो है शिक्षा प्राप्त हो, ये प्रयास वहाँ होते हैं। अगला देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र या लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक शिक्षा जरूरी है या उसका विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास वहाँ की जनता की बुद्धि और वहाँ के उनके द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण सहयोग से या उनकी विवेकपूर्ण जो है सहयोगात्मक भावना से होता है। और ये भावनाएं कब आती हैं? जब वो शैक्षिक रूप से सक्षम रहेंगे, शिक्षा की पहुंच उन तक पहुंचेगी। तो ये यहाँ तक हमने बात की है। अगले 2-3 पॉइंट्स और देखते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा का देश के हित में या राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान है।
सार्वजनिक शिक्षा का मूल जो लक्ष्य है वो क्या है कि देश की जो भावी नागरिक हैं, जो आने वाले नागरिक हैं, उनको साक्षर बनाए, उनको शिक्षा देते हुए उनको अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों, अपनी ज़िम्मेदारी का जो है बोध करवाएँ, उनको उनके प्रति जागरूक बनाएँ। तो ये भी सार्वजनिक शिक्षा का एक उद्देश्य लक्ष्य होता है। विश्व के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जितने भी जो देश थे, जो आज एक सफल देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उनमें सार्वजनिक शिक्षा का बहुत महत्व रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये जो शिक्षा प्रणाली होती है, वो सुयोग्य यानी अच्छे देशभक्त नागरिकों का निर्माण करती हैं और जो अच्छे नागरिक होते हैं उनमें राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित भावनाएं होती हैं। तो हम इस प्रकार जो है कह सकते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा बहुत जरूरी है। और बड़े प्रश्न जब आपके दिए जाते हैं 6 नंबर के, तो उसमें ये भी कई बार प्रश्न दिया जा चुका है कि विद्यालय में राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करने या राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां करवाई जाती हैं। तो विद्यालय तो है ही राष्ट्र को समर्पित। क्यों? देखना स्टार्ट से कि बालक बालिकाओं को जब विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तब से उनको राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया जाने लगता है। जैसे कि राष्ट्र ध्वज क्या है, तिरंगा है, राष्ट्र पक्षी क्या है, जैसे आपका मोर है, राष्ट्र पुष्प क्या है, कमल है। तो इनको शुरू से ही जो है परिचित करवा दिया जाता है, जिससे राष्ट्र के बारे में उनको जानने में जिज्ञासा पैदा होती है, राष्ट्र को जानने लग जाते हैं। तो ये पहली गतिविधि होती है। दूसरा कि विद्यालय में जब प्रार्थना होती है तो वहाँ राष्ट्रगान करवाया जाता है, राष्ट्रगीत करवाया जाता है, देशभक्ति गाने होते हैं। तो इससे उनको देश के प्रति समर्पित रहने की भावना उनके अंदर जो है पहले से आ जाती है। और आगे देखते हैं राष्ट्रहित और अपने राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास के बारे में वो कहाँ से पढ़ते हैं? किताबों में पढ़ लेते हैं। तो किताबों से उनको राष्ट्र की भावना जागृत होती है। और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस भी स्कूलों में मनाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है कि विशेष रूप से जो देश प्रेम है उसकी भावना उनके अंदर हो और बच्चे जो हैं अपनी उन भावनाओं को जागृत करते हुए देश की प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि विद्यालय के अंदर आप प्रवेश करने से लेकर आगे बढ़ने तक सारी गतिविधियों में राष्ट्रहित जो है निहित रहता है। राष्ट्र के महान नायक नायिकाओं, क्रांतिकारियों, देशभक्तों के बारे में जो है शिक्षक बताते हैं। तो ये क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको राष्ट्र से प्रेम था और बच्चों के अंदर भी वैसी भावनाएं विकसित हो, इसलिए उनके बारे में पढ़ाया या सिखाया जाता है। तो ये बात हो चुकी है राष्ट्रवाद के बारे में। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो रह जाते हैं, जैसे आपकी सीरीज में हैं, तो मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया है कि जैसे तैसे करके उनको भी समझ लिया जाए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि प्रश्न सिमिलर ही हैं पर आप आंसर नहीं बना पाते हो। क्यों नहीं बना पाते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जो सीरीज में दिया गया है प्रश्न उसको वैसा ही आंसर लिखना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको समझ विकसित करनी है कि प्रश्न अगर सिमिलर हैं तो आपको आंसर भी सिमिलर या कुछ कुछ पॉइंट चेंज करते हुए बनाना होता है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र राज्य क्या है और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, यानी राष्ट्र राज्य की विशेषता आपसे पूछ रहा है। तो आपको बस इतना बताना है कि राष्ट्र राज्य यानी कि राष्ट्र का राष्ट्रवाद या राष्ट्र क्या है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, बिल्कुल वही बात है। एक राष्ट्र कहाँ से उत्पन्न हुआ और राष्ट्र की परिभाषा क्या है। तो राष्ट्र की परिभाषा मैं आपको स्टार्टिंग में बताइए राष्ट्रवाद क्या होता है, वही परिभाषा यहाँ लिखनी है। बस आपको स्टार्टिंग का कुछ 2-3 लाइनें चेंज करना है। जैसे कि जब मध्य युग चल रहा था उस समय यूरोप छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था और बाद में जो है 16वीं शताब्दी के आने के बाद राजनीतिक ढांचे में अचानक बदलाव हुआ। और ये ढांचा अचानक बदलाव कैसे हुआ कि जो छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां थी वो आपस में इकट्ठा हुई, इकट्ठा होने से एक वृहद राज्य बना और जो वो वृहद राज्य बना ना उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये राष्ट्र राज्य होता है। अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी? इसकी परिभाषा ये है कि यह एक काल्पनिक समुदाय होता है जिसमें लोगों का विश्वास उस पर बना रहता है। वापस वही बात आ गई है कि राष्ट्र जो है सभी लोगों के हित को लेकर चलता है, उनके आकांक्षाओं उनके विचारों की कद्र करता है, वो उसके अंदर समाहित होते हैं। तो ये आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा या राष्ट्र की या राष्ट्र राज्य की परिभाषा सेम ही देनी है। बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं चेंज करने होते हैं। अब एक जो राष्ट्र होता है उस राष्ट्र के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला होता है संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या चीज को देखते हैं? संप्रभुता का सामान्य अर्थ होता है राज्य सत्ता का किसी क्षेत्र विशेष के संपूर्ण साधनों एवं लोगों पर शासन करने का सर्वे सर्वा अधिकार। यानी एक जो राष्ट्र बनता है वहाँ कुछ ऐसे अधिकारी होंगे
जिनका पूरे संपूर्ण राष्ट्र पर और उस राष्ट्र के जो संसाधन हैं उन पे अधिकार होता है और वो अपने हिसाब से उन चीज़ों को प्रयोग कर पाते हैं और यही संप्रभुता कहलाती है। तो आगे मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है कि जो उस राष्ट्र के नायक होंगे, उस राष्ट्र को जो संभालने वाले होंगे, वो वहाँ एक सरकार बनाएंगे और वैधानिक विधि, वैधानिक का मतलब होता है एक जो जिसके अंदर नियम कानून है वो विधि को जो है स्थापित करेंगे, एक संस्था बनाएंगे और उसके जरिए वो क्रियान्वित करेंगे, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और यही हमारा प्रशासन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के अंदर एक सरकार होगी, वो सरकार वैधानिक रूप से कार्य करेगी और एक संस्था बना के जो है क्रियाओं को जो जो जितने भी कानून हैं उनको क्रियान्वित करवाएगी, उनको लागू करवाएगी और एक प्रशासन के रूप में कार्य करेगी। अगला है नागरिकता। अब नागरिकता क्या होता है कि जब भी एक राष्ट्र बनेगा तो वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो उस देश के नागरिक कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली को जो हम जब निर्धारित करते हैं तो वहाँ जो सीमा है उस राजनीतिक प्रणाली की, उस सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को उस देश के या उस राष्ट्र का नागरिक कहा जाता है और उन नागरिकों को जो उस सीमा के अंदर रहते हैं उनको विशेष अधिकार होते हैं और उनके विशेष कर्तव्य भी आपको बताए या उनको बताए जाते हैं। तो ये बात हो चुकी है नागरिकता के बारे में। अब तीसरी बात है कि राष्ट्रवादी भावना क्या होती है। तो राष्ट्रवादी भावना क्या होती है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए हम यदि समर्पित हैं तो यही हमारी भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखना है, उसके प्रति विश्वास रखते हुए हम ये राजनीति को एक विशेष समुदाय का मतलब जो राजनीतिक समुदाय है उसका एक अभिन्न अंग रखेंगे। कैसे? राष्ट्र प्रेम जो है हमारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही हमारा राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी भावना कहलाती हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है। जरूरी नहीं है कि आप सीरीज की जो भाषा है वही लिखें, इसको आप थोड़ा सा चेंज करके भी मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी कवर होता है। अगला देखते हैं, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि जो फोर्डवाद है इस फोर्डवाद में समस्या क्या थी, ये पूर्णतया लागू क्यों नहीं हो पाया और 1970 के बाद ये कमजोर क्यों होता गया। तो अब इसके रीजन देखते हैं। जो 1970 के बाद फोर्डवाद की जो व्यवस्था थी ये कमजोर होती गई। इसका मेन जो कारण था वो ये था कि जो ये फोर्डवाद है इसे व्यवहार में उतारने में एक तो बहुत अधिक लागत, खर्च बहुत अधिक था और इसमें आसानी से ग्राहकों को रुचि के अनुरूप बदलाव भी नहीं किया जा सकता था। ग्राहक चाहता तो जो उसकी रुचि है उसके अनुरूप वो उसमें बदलाव नहीं कर पाता था और इसमें एक तो पैसे भी बहुत लगते थे, इसलिए फोर्डवाद जो है ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक ही तरह के जो काम हैं उनको बिना सोचे समझे दिन भर करते रहो, साल भर काम करते रहने के बाद भी मजदूर को आर्थिक जो है संपन्नता नहीं मिली, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो फिर जो है फोर्डवाद नहीं चला। अगर फोर्डवाद नहीं चला तो उसमें बदलाव किया जाएगा। तो 1970 के बाद आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया। फिर दुनिया में जो है नए ग्राहकों की खोज होने लगी, नए उत्पाद खोजे जाने लगे। तो विशिष्ट और ऐसे उत्पाद खोजे जाने लगे जो लोगों की पसंद बने और इसी तरह उत्पादन प्रक्रिया में लचीलापन आते गया और श्रमिकों के साथ रिश्ता में जो है वहाँ भी लचीलापन होता गया, कहीं अच्छा कहीं थोड़ा कठोर कहीं बहुत बुरा, तो लचीलापन आता गया। तो इस व्यवस्था के कारण जो है फोर्डवाद लगातार जो है खत्म होता रहा। तो ये एक ऐसा फोर्डवाद था कि जहाँ कार्य कर रहा है पर उस कार्य के अनुरूप लोगों को जो है मजदूरी नहीं मिल पा रही है और जहाँ कार्य के उपलक्ष्य में चीज़ें वैसे नहीं हो जैसा आप चाहते हैं तो उस चीज़ को जो है बदलाव किया जाना जरूरी होता है। तो इस वजह से 1970 के बाद आपकी जो है फोर्डवाद की व्यवस्था समाप्त हो गई है। तो ये अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, वो है कि मध्यकालीन और आधुनिक युग में क्या अंतर है। मध्यकालीन कि जब यूरोप में छोटी छोटी जो इकाइयाँ थी, राजनीतिक इकाइयाँ, वो उसमें बटा हुआ था। अब उससे आधुनिक युग में क्या बदलाव हुआ कि आधुनिक युग जो है इसमें लोकतंत्र है, पहले लोकतंत्र नहीं था। तो कैसे क्या डेवलप हुआ, क्या छूटा क्या नहीं छूटा, उसके बारे में देखते हैं। जब मध्यकालीन युग था तो राजतंत्र था, राजाओं का तंत्र था, जिसमें केंद्र बिंदु एक व्यक्ति हुआ करता था और उसके जो जनता है वो उसके निर्णयों पर आधारित थी। और अभी जो है लोकतांत्रिक हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं सरकार चलाते हैं। समाज जातियों में बटा हुआ था और आजकल जो है रोजगार सभी वर्गों को समान रूप से यहाँ
अवसर प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं के सीमित अधिकार थे। आजकल महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार दिया जा रहे हैं। जो वहाँ ये शैक्षिक प्रबंधन था वो उतना अच्छा नहीं था, आजकल शैक्षिक प्रबंधन अच्छा हो गया है। पहले आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का प्रचलन था। अब आजकल धर्मनिरपेक्षताएं बिना किसी धर्म को देखे सबको बराबर अधिकार दिए जाते हैं। पहले अंधविश्वास था, दास प्रथा प्रचलित थी, तो कई कुप्रथाएं थी। आजकल तार्किकता, वैज्ञानिक युग आ गया है, तो सभी जो प्रथाएं हैं उनसे मुक्ति मिल गई है, जो कुप्रथाएं हैं। और पहले शिक्षा जो है राष्ट्र, राज्य और लोकतंत्र ऐसा कोई सामंजस्य नहीं था। मतलब शिक्षा में, राज्य में और लोकतंत्र में, तीनों में सामंजस्य नहीं था। आजकल शिक्षा का राष्ट्र से संबंध है, राज्य से संबंध है, लोकतंत्र से संबंध है, तो ये एक अच्छे भविष्य की ओर संकेत करता है। तो हमने बात की है कि क्या क्या अंतर है, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क मिल जाएगी। तो आपको वीडियो अगर आपने देख लिया है तो आप उसके बाद जो है टेलीग्राम पे जाके निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।